हेलो फ्रेंड्स। मैं आदित्य आपका एग्री स्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि आर के शर्मा सीरीज़ का हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया है और चैप्टर थर्ड एग्रोनॉमी चल रहा है, जो भी अपने लास्ट स्टेज पे चल रहा है। मतलब मोस्टली मोस्टली मैंने कवर कर रखा है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहा है। मोस्टली 20 या 25 पेजेस रह गए हैं, तो एग्रोनॉमी फिनिश कर हल्का हल्का इसलिए चला रहा हूँ कि ताकि आप इजी वे में इसको समझ पाओ और आपको बहुत इजी हो। कल मैंने वीट साइंस को कंप्लीट कर दिया था, 2 लेक्चर में हमने वीट साइंस को कंप्लीट कर दिया था। ठीक है ना? 2 लेक्चर हुए थे हमारा, तो वीट साइंस जो है हमारा कंप्लीट हो गया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड वीट वीट मैनेजमेंट। ठीक है ना? तो जो स्टूडेंट बेसिक से अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिए। और आर के शर्मा जिसने पढ़ ली है ना, उसका बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं अपनी वीडियो में बराबर कह रहा हूँ। ठीक है? तो आप ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट, ठीक है ना? क्या होता है इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको बेसिक लैंग्वेज में समझो कि खेतों में जो वीट को नियंत्रित करने के लिए एक सतत तरीका है। ठीक है ना? इसमें विभिन्न नियंत्रण विधियों, जैसे जैसे आपका कल्चरल, मैकेनिकल, मैनुअल वीडिंग, ठीक है, या फिर आपका केमिकल, ठीक है, का संयोजन होता है, ताकि खरपतवार का आबादी के आर्थिक रूप से नुकसान नुकसान पहुंचाने के स्तर से नीचे रखा जा सके। मतलब बहुत ज़्यादा जो वीड्स हैं ना, वो ना हो पाएँ और पर्यावरण संरक्षण भी सुरक्षित हो। ठीक है ना? एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो जाए। और इसका उद्देश्य उच्च उत्पादक को बढ़ाना है और कीटनाशकों पर निर्भर कम रहना है। मतलब कि उ- उत्पादक को बढ़ाना है और कीटनाशक, मतलब जैसे फर्टिलाइजर जो है ना, या पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, उस पर निर्भर हमें नहीं रहना है। ठीक है? और इनको कम से कम मतलब कोशिश यही करनी है, ये कम से कम वीट को उगने देना है। तो वही लिखा है, क्या लिखा है? इंटीग्रेशन of cultural, mechanical, manual weeding, chemical and even biological method affecting long term weed control that are environmental friendly। ठीक है ना? वही मैंने चीज़ समझाई कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे वीड्स हैं ना, वो आर्थिक रूप से हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है ना? और पर्यावरण का भी संरक्षण ना हो पाए। ठीक है? और सेकंड थिंग ये है कि प्रोडक्शन भी बढ़े हमारा, और कीट ना जो हम फर्टिलाइज़र और हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड पे हम निर्भर भी ना रहें। तो इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट का मोस्टली मोस्टली मैंने मकसद आपको बता दिया। ठीक है? ये आगे भी दिया होगा, तो मैं आगे और अच्छे से इसमें आपको ब्रीफ में बताऊंगा। ठीक है? अब आप क्या देखो, राइस, समर प्लग, ठीक है, स्टेबल सीड बेड, ठीक है ना, स्टेल सीड बेड, क्रॉपिंग सिस्टम मोनोक्रॉपिंग रहती है राइस में। डबल क्रॉपिंग में राइस एंड व्हीट है, तो बहुत यही हमारे यहाँ का पैटर्न है, डबल क्रॉपिंग में यही पैटर्न रहता है। ट्रिपल क्रॉपिंग में हम वेजिटेबल ग्रो कर लेते हैं इसके साथ, बस। प्री इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ ब्यूटा कलर, तो 1.5 kg हेक्टेयर। ठीक है ना? एनिलो गॉर्ड जो है, फॉर द ग्रासेस के लिए 2,4-D, फॉर द ब्रोड लीफ वीड्स के लिए यूज़ करते हैं। हैंड वीडिंग 3 डेज में, इसमें 3 डेज आफ्टर सोइंग कर देते हैं। क्रॉप रोटेशन अपलैंड राइज एंड लो लैंड राइज में होता है। ठीक है ना? बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाता है। ठीक है? और उसके बाद सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है आपका वीट। वीट जो है टू हैंड वीडिंग है। टू हैंड वीडिंग है। फर्स्ट हैंड 20 से 25 डेज आफ्टर सोइंग रहता है। सेकेंड आफ्टर वीक में जो है वो इंटरवल रहता है। ठीक है ना? सेकेंड वीक एंड इंटरवल रहता है। हायर सीड रेट जो है वो डिक्रीज इन एवेना फटुआ कॉम्पिटिशन। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है। सीड रेट जो है डिक्रीज होता था एवन ऑफ फोटो कॉम्पिटिशन में आते ही। चेंजिंग प्लांटिंग डेट्स, ठीक है ना? और उसके बाद कॉम्पिटेटिव कल्टीवर्स। और क्रिस क्रॉस सोइंग जो है वो 22.5 सेंटीमीटर स्पेसिंग में रहती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना कि एवन ऑफ फोटोआ जो है वो डिक्रीज हो जाता है हाइयर सीड रेट से। उसके बाद इसमें जो क्रिस क्रॉस सोइंग रहती है वो 22.5 सेंटीमीटर स्पेसिंग में रहती है। इसको आप याद करना।
अब आप देखो, अब मैं अब धीरे धीरे इसको पढ़ूंगा, तो ताकि आपको हर्बिसाइड का ट्रेड नेम, देखो ये क्या, केमिकल एंड ट्रेड नेम, तो जो ब्यूटा कलर है, ठीक है ना, ब्यूटा कलर जो है वो प्रोडक्ट जो है 800 से 1000 तक रहता है, ठीक है। पेंडीमेथालीन जो है वो 13 से 50 तक रहता है। और ऑक्सी सल्फोफ्यूरॉन जो है वो 50 ग्राम पर एकड़ में रहता है, ठीक है ना। मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल जो है एलमैक्स एलमैक्स 8.0 मिली एकड़ रहता है, ठीक है ना। डेज का टाइम 6 से 7 डेज रहते हैं, 0 से 5 3 डेज रहता है, 0 7 रहता है 15, मतलब कंट्रोल मैनी एनुअल ग्रास एंड सम BLWS, ठीक है ना। ये इसमें इसका यूज़ रहता है राइस में। और वीट में 2,4-D सोडियम सॉल्ट, ठीक है ना। और इसमें कितना 30 से 30 डेज में रहता है, 30 से 35 डेज में रहता है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट इरिगेशन कंट्रोल ब्रोड लीव्ड वीट ओनली शुड नॉट बी यूज्ड इन सेंसिटिव कल्टीवर सच एज SD 2009, ठीक है ना। अवॉइड एप्लीकेशन टू वेरी यंग सीडलिंग एंड क्रॉप एंड बूट स्टेज। Avoid application during morning hours while foliage is wet due to due to dew fall. Due to dew fall. Apply after first irrigation. Suitable for application is wheat when mixed intercropping with with mustard, ठीक है ना। आइसोप्रोटॉन का अगर हम बात करें तो ये इसमें यूज़ होता है। उसका पेंडीमेथालीन किस में यूज़ होता है, इसकी यूजेज जो है ये किस में होता है और कितने डेज में होता है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। जैसे तो जो इम्पोर्टेंट है ना उसको मैं देख रहा हूँ, पेंडीमेथालीन या मेस्टिव मेट सल्फिरॉन मिथाइल करके जो आता है, ये भी कंट्रोल सर्वेल BLW एंड सीजेस एंड नॉट कंट्रोल ग्रासेस के लिए यूज़ हो जाता है। और जो पेंडीमेथालीन है ना, ये अप्लाई होता है फिनी प्रिपेयर्ड सीड बेड एंड ensure the adequate soil moisture in the surface soil suitable for application in wheat when mixed intercropped with mustard, ठीक है ना। ये पेंडीमेथालीन का यूज़ होता है। तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताते रहूँगा। अब देखो ये 2,4-D जो है वीडमोर कॉम्बी विर्किल टेफासाइड्स, ये मेज का जो है इसमें इस तरीके से यूज़ होता है, मेज इंटरक्रॉप्ड विद द ग्रेन लेग्यूम्स में, ठीक है। ये इसका यूज़ होता है। उसके बाद एट्राजीन, एट्राजीन इंपॉर्टेंट है, वो किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है ना, कि मेज इंटरक्रॉप ग्रेन लेग्यूम्स में मिक्स एंड किस में ये यूज़ होता है, इसको आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। इसको एक बार पढ़ पढ़ जरूर लेना। और मेटा मेटा कलर जो है ये किस में यूज़ होता है, ये आप चार्ट जो है इसको आप पढ़ लोगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो चिकपी लिंटी फील्ड पीस, चिकपी लिंटिल या फील्ड पीस, ठीक है। तो ये कंट्रोल मैनी एनुअल ग्रासेस सम VLW और ऑक्सी फ्लोरोफिन, ठीक है ना, ऑक्सी फ्लोरोफिन इसका यूज़, पेंडीमेथालिन का यूज़ कैसे होता है। और उसके बाद मतलब मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये चीज़ देखनी, ये ये देखना है, ये देखना है, ठीक है। ये भी देख लेना है, एक बार एक बार देख लेना ताकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ जाए चिकपी, क्योंकि इसको पढ़ने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। ये चार्ट है, चार्ट को आप समझ जाओगे। अब जैसे ऑक्सीफ्लोरोफिन है, ऑक्सीफ्लोरोफिन जो है जो कंट्रोल वीट स्पेक्ट्रम के लिए यूज़ होता है, देखो इसमें क्या आपको समझाना, ठीक है, ठीक है। पेंडीमेथालिन क्या होता है, ग्रासेस के लिए भाई, एनुअल ग्रासेस के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद यही ग्राउंड नट नट में जो ऑक्सीडा जोन जो है वो कंट्रोल वाइड वैरायटी ऑफ वीड्स के लिए यूज़ हो जाता है। ऑक्सीफ्लोरोन जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ वीड्स के लिए यूज़ हो जाता है। पेंडीमेथालिन जो है वो प्री प्लांट इंटरक्रॉपिंग प्री इमरजेंस 2 to 3 days सोइंग कंट्रोल में मैनी एनुअल ग्रासेस एंड सम VLWs, मतलब इसमें यूज़ होता है, ठीक है। ये ग्राउंडनट की बात है। सनफ्लावर की बात आ गई, वही चीज़ है ऊपर जो मैंने बताया था। रेफ सीज मस्टर्ड, इससे भी आपको क्वेश्चन पुट अप कर लेता है, ठीक है।
कि पेंडीमेथालिन या पेंडीमेथाइलिन का यूज़ किस जगह क्या होता है, इसको आपको देखना है। लिनसीड और सीसम नाइगर का जो है यूज़ कहाँ पे होता है, ऑक्सी डियाज़ोन जो है वो किस में यूज़ होता है, कहाँ पे होता है, कितने डेज में होता है, इसको आप इजीली में पढ़ लोगे एक बार। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लोगे तो पता रहेगा कि कौन से हेर्बिसाइड का यूज़ किस जगह हो रहा है हमारा। इसी तरीके से पोटैटो हो गया, पोटैटो देख लेना आप। टोमेटो, ब्रिंजल, चिली या ग्रीन पेपर देख लेना। ठीक है, कि इसमें किस किस का यूज़ कहाँ पे किसके लिए होता है, इसकी यूजेज जरूर देख लेना कि किस जगह पे ग्रासेस हैं, BLWs है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखो ये ग्रासेस और अब देखो ये फॉर ग्रासेस के लिए फिनॉक्सी प्रॉप इथाइल का यूज़ करो, मेटा सल्फ्यूरॉन का यूज़ हो जाता है 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग। फॉर ब्रॉड लीफ वीट के लिए जो है 240-80% सोडियम सॉल्ट, 0.5% या 30 से वही सेम डेज आफ्टर सोइंग में। फेलिस माइनर एविना फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, मैं अभी बता रहा हूँ। फेलिस माइनर एविना एविना फटुआ जो है, फटुआ ये वीट का है, उसमें आइसोप्रोटॉन, ठीक है ना। आइसोप्रोटॉन जो है 1.0 से 1.5 हेक्टेयर जो है, केजी हेक्टेयर जो है, 700 to 800 लीटर वाटर में 35 डेज में देते हैं, इसको मार्क कर लो। कि फैलिस माइनर अवेना फटुआ जो है उसमें अगर लग जाए तो आइसोप्रोटॉन का स्प्रे करवाएंगे हम उसको, तो उसमें वाटर जो है कितना रहेगा, 1.0 से 1.5, मतलब लगभग 1 से 1.5 kg जो है वो आपका रहेगा पर हेक्टेयर के हिसाब से, 7 से 8, मतलब 1,000 लीटर पानी मोटा मोटा मान लो, उसमें हम इसको यूज़ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देखना। ब्रॉड लीफ के लिए सोडियम सॉल्ट का यूज़ हो जाता है। और ग्रासेस के लिए मैंने ऊपर बताया कि किस लिए, सोयाबीन के लिए क्या हो जाता है, खुरपी या होल व्हील होए का यूज़ करते हैं, पेंडीमेथाइलिन का यूज़ करते हैं, अल्का एलोकोचोर का यूज़ कर देते हैं। ठीक है ना, सोयाबीन के लिए। और हर्बिसाइड, हर्बिटिकल रेसिस्टेंट, हर्बिटिक सिटिकल हर्बेसिटिकल रेसिस्टेंट ऑफ वीट, तो नेचुरल acquiring habit ability of some weeds biotypes within a population to survive against a herbicidical treatment। तो फैलिस माइनर वही मैंने बताया, देखो। ठीक है ना, ये पंजाब साइड में। और प्रोपोनिल जो है वो इचानोकोला स्पीसीज में भी यूज़ होता है, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है इसको देख लेना आप। ठीक है ना। टॉक्सिसिटी कैटेगरी हर्बिसाइड है, इससे भी एक आध क्वेश्चन कभी कभार मैच द कॉलम में पूछ लेता है किसी भी स्टेट में। तो एक्सट्रीमली टॉक्सिक जो है वो 0 से 50 रहता है। ठीक है ना, 0 से 50 रहता है। ब्राइड रेड जो है, ब्राइड रेड इसका क्या रहता है, कलर रहता है ट्राई। हाईली टॉक्सिक 51 से 500 रहता है। ब्राइट येलो रहता है। 501 से 5,000 जो है ब्राइट ब्लू रहता है। ठीक है। मोर देन 5,000 जो है वो ब्राइट ग्रीन रहता है। ठीक है, ब्राइट ब्लू कहाँ रहता है, ब्राइट ग्रीन कहाँ रहता है, ये चारों देख लेना। क्योंकि टॉक्सिक कैटेगरी, क्वेट टॉक्सिक जो है वो 50 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देखा जाए। ठीक है ना, MG पर केजी के हिसाब से देखा जाएगा कि कहाँ पे किस तरीके से यूज़ हो जाता है इसका। तो ये आपने देखा। अब ये सोच रहा हूँ कि ये जैसे देखो सॉइल वाटर कंजर्वेशन है, इसको मैं कल देखूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक क्या रहेगा, देखो ये साल्टेशन, सस्पेंशन, वाटर स्प्लैश, और उसके बाद गुली इरोजन, पूरा रेल लाइन गुली आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ अदर यूजेस के लिए, ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा है। और लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, वट सुटेबल फॉर द अदर लैंड यूज, डार्क ग्रीन कहाँ, ऑरेंज कहाँ पे यूज़ होता है, ये होते होते फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेशनल टिलेज। टिलेज में पहले पढ़ा चुका हूँ, बट डीप टिलेज क्या होती है। ठीक है ना, कंजर्वेशन टिलेज क्या होती है, कंटूर फार्मिंग क्या होती है, मल्चिंग क्या होती है, इसके बारे में मैं कल बात करूँगा। मतलब आगे जो भी लेक्चर जहाँ तक डिलीवर कराऊंगा उसके बाद बात करूँगा। उसके बाद बंडिंग क्या होती है, और टेरेसिंग क्या होती है। ठीक है, बेंच टेरेसिंग क्या होती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। जिंक टेरेसिंग क्या होती है, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। सब सॉइलिंग क्या होती है, चेक चेक डैम क्या होता है, परकोलेशन पाउंड क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रिसीजन फार्मिंग जो ट्रेंडिंग में चल रही है इसमें,
इंडिया में कम यूज़ है। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, बायोलॉजिकल हस्बेंड्री हो गया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, लीसा जो है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये कहाँ पे किस तरीके से होता है, उसके सम पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जब हो जाएंगे ना, फिर इसके सम पॉइंट को हम डिस्कशन करते हैं, एग्रोनॉमी को कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरीके से। बस ये जहाँ जहाँ तक कंप्लीट है, तो आप आगे तक भी पढ़ सकते हो, अगर आप लेक्चर को देख रहे हो पीछे से भी पढ़ सकते हो। लेकिन यही है कि पीछे अगर आपने क्लासेस को कंप्लीट नहीं किया ना, तो फिर आपके लिए मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ पीछे के सारे चैप्टर्स आपका अच्छे से कंप्लीट करो डेफिनेटली। अगर आप मेरे साथ चलोगे ना क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सच बोल रहा हूँ मैं। आपको बहुत अच्छा आएगा, बहुत मज़ा भी आएगा। अब देखो, ये मैंने बताया, मैंने जो ऊपर ऊपर की चीज़ें बताई हैं, और अब आपको अंदर के लिए पढ़ना है। अब भाई ये है, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, नहीं है तो इसको आप लिख लो। अगर आप जो स्टूडेंट लिख रहा है ना, वो कंपटीशन से 10 गुना आगे रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये बताया, और उसके बाद क्या करो, लिख लिया करो। नहीं समझ रहे हो तो कभी भी आप ग्रुप में पूछ सकते हो मुझसे। कभी भी आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये मुझे वेरी कर रहा है, या ये डिफरेंट आ रहा है, मुझे ये पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको इजी होगा, पढ़ना भी इजी होगा, और आप अच्छे से कवर अप कर पाओगे, ठीक है। तो आप बेसिक बुक तो आपको किसी कॉम्पिटिशन के लिए उठानी पड़ेगी, तो आप चाहे आर के शर्मा उठाओ, चाहे नेमरा सुंडा उठाओ, कोई भी बुक आपको उठानी तो पड़ेगी पड़ेगी, है ना। तो आज आपने कहाँ तक, यहाँ तक हम लोग ने आज कंप्लीट, मतलब एक तरीके से हर भी साइड आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, जो भी जूनियर्स हों, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो या करने वाले हों, उन फ्रेंड्स तक शेयर करो, और कोशिश करो कि मेरा सपोर्ट करो। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा, उतना ही मेरे अंदर एनर्जी आएगी, और मैं बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाऊँगा। क्योंकि मैं नहीं देखता हूँ कि कब फेस्टिवल क्या है। बहुत ज़्यादा बिजी हूँ या मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं क्लास को ब्रेक करता हूँ, वैसे मैं क्लास को ब्रेक नहीं करता हूँ, ठीक है। होपफुली आपको एंजॉय मिल रहा होगा क्लास से, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे 10 क्वेश्चन हम डेली वहाँ पे शेयर करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए एक बूस्टअप का यूज़ करते हैं, बूस्टअप के लिए हैं, वो यूज़फुल हैं आपके लिए। तो मिलता हूँ इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।